अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और अपने रोज़गार में मसरूफ़ अमल होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही अहम मौजू है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए, ख़ास तौर पे वो प्रैक्टिशनर्स जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं और जो हनुमैनियन होम्योपैथी ऑर्गेनिक के मुताबिक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में दो तरह से होम्योपैथिक प्रैक्टिस की जा रही है। एक तो बिल्कुल एलोपैथिक स्टाइल में और दूसरा कुछ लोग जो है क्लासिकल होम्योपैथी के जो बिलीवर्स हैं वो उस ऑर्गेनिक के मुताबिक होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, होम्योपैथी के ऐसे सिस्टम और थेराप्यूटिक्स है जो कि सिमिलिया सिमिलिबस क्वांटर के लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स के नज़रिए के मुताबिक के नज़रिए पर यकीन रखता है और इसका आगाज़ फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने 1790 में सिंकोना बार पे एक्सपीरियंस करके उसकी प्रूविंग के बाद इसका बाकायदा आगाज़ किया और उसके बाद उन्होंने और उनके दोस्तों ने इसमें तवील जद्दोजहद की, बेशुमार प्रूविंग्स की तकालीफ उठाई। उस वक्त के जो ऑर्थोडॉक्स मेडिकल प्रोफेशनल्स थे उनकी मुखालफत मोल ली और इस सिलसिले को जारी रखा। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने जब इस पे खासा वर्क कर लिया तो 1790 में इसके आगाज़ के बाद बहुत सी अद्वियात जो हैं वो तकरीबन 40 के करीब अपनी ज़िंदगी में उनकी प्रूविंग की, उनको मटीरियल मेडिका में शामिल किया और उसके बाद उनके दोस्तों ने, साथियों ने, शागिर्दों ने इसमें बहुत इसकी कामयाबी में बड़ा अहम रोल प्ले किया। आज हम होम्योपैथी के उस एक ख़ास पॉइंट पे बात करेंगे जो कि आगाज़ में हर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को जिसका सामना करना पड़ता है, वो होता है केस टेकिंग। केस टेकिंग में जैसा कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जानते हैं कि मरीज आके एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री देता है मॉलेज को और वो आगाज़ करता है हमेशा उस चीज़ से, उस सिम्टम से जो उसको ज़्यादा बॉदर कर रहा हो, यानी वो तकलीफ जो आगाज़ में जिसमें शिद्दत हो, जो उससे ज़्यादा बॉदर कर रही हो, वो आके हमेशा मौलिज से उस तकलीफ का जिक्र करेगा। उसके बाद केस हिस्ट्री में मौलिज का रोल शुरू होता है कि किस तरीके से उससे वो सिम्टम हासिल करे जो कि
मेडिसिन की तलाश में, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में, बिलमिसल दवा या सिमिलर दवा की तलाश में, उसमें उसके लिए मुआवन साबित हो। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स या इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कौन सी अलामत ऐसी हैं जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं या जिनको सामने रख के मरीज के लिए दुआ तलाश की जा सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खालिक के कायनात के अलावा हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक अंदरूनी पहलू, एक बैरूनी पहलू। इस हिसाब से इलामात जो हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स और दूसरा ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम्स से मुराद उर्दू में इसको कहते हैं फ़ाइली इलामात, यानी वो इलामात जो मरीज के बताए बगैर मुआलिज के इल्म में ना आ सकें। मसलन अगर मरीज मुआलिज को नहीं बताएगा कि उसके सर में दर्द है या उसके पेट में दर्द है, तो मुआलिज को इन अलामत का अपने इल्म के जोर पे कोई वो निशानदेही नहीं कर सकता, उसको इल्म में नहीं आ सकती। सो ये अलामत जो है ये इनको हम सब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स अलामत की वो किस्म है जो कि मरीज के बताए बगैर मुआलिज अपने इल्म के जोर पे, अपने उसके पास मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर्स, थर्मामीटर्स वगैरह वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो खुद जान सकता है कि मरीज किन तकालीफ में मुब्तला है। अब ये दो कैटेगरीज को हम ओवरऑल दो कैटेगरीज में इलामात को तकसीम करेंगे। और जैसे कि दुनिया में हर वक्त हवा की गर्दिश जारी है, सर्कुलेशन ऑफ एयर जारी है, लेकिन उसका हमें पता उससे चलता है जब हवा महसूस हो, दरख्त टहनियाँ पत्ते हिल रहे हों, उड़ रहे हों और उसकी सर्कुलेशन हमें महसूस हो रही, वैसे हवा का पता नहीं चलता। इसी तरीके से इलामात में सबसे पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि मरीज जैसे ही क्लिनिक पे आए, मरीज को पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपनी ज़बान में जो भी तकलीफ़ महसूस कर रहा है वो अनइंटरप्टेड, यानी बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी उसे मुदाखलत के वो बयान कर सके। और जैसे तो अपनी पूरी स्टोरी बयान कर ले तो फिर उसके बाद मुआलिज जो है वो अपनी हिसाब से मेडिसिन को सामने रखते हुए उससे मज़ीद कुरेद सकता है, उससे पूछ सकता है, उसे मज़ीद वेरीफाई कर सकता है इलामात के हिसाब से। सो इलामात के हिसाब से हम जब कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले जो किस्म है उसको हम बेसिक सिम्टम्स का नाम देंगे, यानी बुनियादी इलामात, आम इलामात। ये इलामात दवा की तलाश में मुआलिज के लिए ज़्यादा मददगार साबित नहीं होती, क्योंकि ये इलामात सर दर्द, प्यास, भूख, जिस्म में दर्द वगैरह वगैरह, ये आलमोस्ट हर मेडिसिन की प्रूविंग में पाई जाती हैं। अगर इनको बुनियाद बनाया जाए तो फिर तो हर मेडिसिन ही लगेगी कि ये मरीज़ की दवा यही बनती है। सो बेसिक सिम्टम्स वो रोल प्ले नहीं करती जो कि
मेडिसिन सेलेक्ट करने में मुआलज के लिए ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी अहम जो कैटेगरी है इलामात की, वो है पर्टिकुलर इलामात, मखसूस इलामात, यानी वो इलामात जो कि जिस्म के किसी एक हिस्से से रिलेटेड हो। मसलन मरीज का है मेरे बाजू में दर्द है, मेरी टांग में खारिश है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव ठंडे महसूस हो रहे हैं, इस तरह यानी जो कि किसी एक हिस्सा जिस्म से तल्लुक़ रखने वाले इलामात जो है, वो इलामात जो है वो पर्टिकुलर या मखसूस इलामात कहलाती हैं। इन इलामात की भी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती उसमें रेपिटाइजेशन में। हाँ, अगर इनके साथ कंकोमिटेंट सिम्टम पाए जाएं, ये इलामात की एक और किस्म है जिसे हम साथी इलामात कहते हैं। यानी वो इलामात, मसलन मरीज कहता है मुझे प्यास लगी है, साथ वो कहता है कि जो बहुत ठंडे पानी की प्यास लगी है। अब उसके प्यास के साथ पानी का ठंडा होना भी एक अलामत के तौर पे उसका जुड़ गया है, तो ये कंकोमिटेंट सिम्टम की शक्ल इख्तियार करके अपनी एक अहमियत इख्तियार कर गया है। इसी तरीके से मरीज अगर कहे कि सर में दर्द होता है और टच पेनफुल है, लेकिन अगर कोई जोर से दबाए तो फिर मुझे सुकून मिलता है, मुझे आराम मिलता है। या वो कहे कि सर दर्द में मुझे आराम, नींद के बाद, सोने के बाद सर में दर्द में मुझे आराम महसूस होता है। सो ये फिर ये सिम्टम जो है, ये कंकोमिटेंट सिम्टम के साथ मिलके फिर ये अहम सिम्टम की हैसियत अख्तियार कर जाएगा और ये अहम रोल प्ले करेगा दवा की तलाश में। इस तरीके से एक और किस्म है क्लिनिकल सिम्टम्स की। क्लिनिकल सिम्टम्स वो सिम्टम हैं जो कि इब्तिदा में जब किसी भी मेडिसिन की प्रूविंग की गई तो उस वक्त वो ज़ाहिर नहीं हुए, लेकिन बाद में जब क्लिनिकल प्रूविंग की गई तो वो सिम्टम जो है वो सामने आए। मसलन ब्रायोनिया की जब प्रूविंग इब्तदाई तौर पे की गई तो प्लूरिसी का मर्ज इसमें सिम्टम नहीं आए कि ये पता नहीं चला कि ये प्लूरिसी के लिए अच्छा काम करती है, लेकिन बाद में जब इसको पेशेंट्स पे आजमाया गया, क्लिनिकल प्रूविंग की गई, तो फिर ये पता चला कि ये प्लूरिसी में भी शाफी साबित होती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके बाद इलामात सिम्टम्स आते हैं डिटर्मिनेटिव और करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, यानी खसूसी इलामात, यानी वो इलामात जो कि मरीज में इंडिविजुअलिटी सामने लाए, यानी उसके ख़ास खसूसी इलामात कहलाएं। उसमें मरीज, यानी ये आम मरीजों में ये सिम्टम ना पाए जाते हों और ये सिम्टम सिर्फ उस मरीज की शख्सियत की अलग पहचान बनते हों। ये सिम्टम जो है ये जनरल सिम्टम्स में शुमार होते हैं और ये सिम्टम वो सिम्टम हैं जो कि मोस्टली रिलेटेड विद द माइंड, रिलेटेड विद द सेंसेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस। ये सिम्टम वो हैं जो कि मेडिसिन की तलाश में मुआलज के लिए मददगार साबित होते हैं। मसलन जेलसी, गम, गुस्सा, फिक्र, परेशानी, ये वो सिम्टम है जो कि माइंड से रिलेटेड हैं और किसी भी शख्स की शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं। कहा यह जाता है कि अगर 100 बेसिक सिम्टम हो और उसके मुकाबले में ये जनरल सिम्टम्स 2 भी हों
तो हम या मौलिद जो है वो उन बेसिक को इग्नोर कर सकता है, लेकिन जनरल या करेक्ट सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकता, जो मरीज़ की शख्सियत को बिल्कुल यानी इंडिविजुअलाइजेशन की पोजीशन में लेके आए, जो कि उसकी पहचान बने। सो मरीज़ के वो सिम्टम जो कि उसकी शख्सियत से तल्लुक़ रखते हों, जो उसके ज़हन से तल्लुक़ रखते हों। अगर आप रेपर्टरी का मुताला कर रहे हो, जानते हो, आप देखेंगे कि रेपर्टरी में मस्केंट रेपर्टरी ले लें, बोरोग रेपर्टरी ले लें, बोरेन-हास्टिंग की रेपर्टरी ले लें, इन सब में माइंड सिम्टम्स का चैप्टर पहले आता है और एक्सट्रीमिटीज़ का आखिर में आता है। यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम किसी भी शख्स का जहन, वो कहते हैं ना हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, तो सबसे ज़्यादा केस टेकिंग में या जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स या इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो माइंड सिम्टम्स, जिनका तल्लुक़ सेंसेशन से, ड्रीम से, इवन मरीज़ एक ही तरह के ख्वाब देखता हो, मरीज़ की फीलिंग एक तरह की हो, किसी की ख़ास किस्म का डर, खौफ, परेशानी मरीज़ में पाई जाए, और जो एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से अलहदा करने में या मरीज़ की शख्सियत को एक अलहदा शक्ल देने में अहम रोल प्ले करता हो। मसलन यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा कि पल्सटिला की मरीज़ा सिंपथी लाइक करती है, वो मौलिद के पास आके जब अपनी इलामात बयान करती है तो मौलिद उससे थोड़ी सी भी सिंपथी करे का इजहार करे तो उसके आंसू टप टप बहना शुरू हो जाते हैं। तो आपका जितना भी वो टिश्यू बॉक्स का डिब्बा पड़ा होगा वो खाली हो जाएगा, उसका आंसू नहीं रुकेंगे। नेट्रीम्योर की मरीज़ा होगी, उससे आप सिम्टम पूछें, उससे हमदर्दी करें, तो बजाय वो सिंपथाइज होने के, बजाय वो रिलीफ महसूस करने के, वो उसमें इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसमें नापसंदगी, गुस्सा, डिसलाइकिंग बढ़ेगी। यानी नेट्रीम्योर की पेशेंट कभी नहीं पसंद करती कि उसके साथ हमदर्दी की जाए। इसी तरीके से आप किसी मरीज को देखने गए हैं, घर पे बीमार है, आप जितनी देर भी उसके पास बैठे हैं, आपने देखा कि वो जिस करवट लेटा हुआ है उसी करवट ही है, उसने करवट नहीं बदली, खामोशी से बिल्कुल बेस पड़ा हुआ है, ना वो पानी मांग रहा है, ना वो ज़्यादा बेचैनी का इजहार कर रहा है, तो वो यानी आप पहचान लेंगे कि ब्रायूनी के पेशेंट है। अगर मरीज बार बार करवटें बदल रहा है, बेचैनी का इजहार कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जी ये मेरे जिस्म में दर्द है, ये बिस्तर मुझे सख्त महसूस होता है, तो आपके जहन में फौरन आर्निका आ जाएगी। अगर उसको ज़हनी बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उठ के बिस्तर से वो भागेगा, पानी मांगेगा बार बार और तशवीश का इजहार करेगा, बीमारी से परेशान होगा, तो आपके या मौलिद के जहन में फौरन आर्सेनिक मलगम आएगी। सो ये वो इलामात जो कि मरीज में की इंडिविजुअलिटी को ज़ाहिर करें, उसकी शख्सियत को ज़ाहिर करें, वो केस टेकिंग में, वो मरीज की दवा सिमिलिमम मेडिसिन तलाश करने में सबसे अहम रोल प्ले करती हैं। अब मैं यहाँ एक और चीज़ का जिक्र करूं कि होम्योपैथी एक नेचुरल ट्रूथ है। जब से गुज़श्ता 2 साल से तकरीबन इसका वजूद में आई है होम्योपैथी, जो सिम्टम उस वक्त एकोनाइट, बेलाडोना या ब्रायूनिया ने प्रूविंग में दिए, आज भी अगर प्रूविंग की जाए तो वही सिम्टम ज़ाहिर होंगे। सो हम बड़े कह सकते हैं कि दिस इज ए नेचुरल क्योर। मैं इस सिलसिले में एक एग्जाम्पल आपके गोश गुजार करूँगा। मैं और मेरे बहुत ही प्यारे और अजीज़ दोस्त कमाल लेबॉर्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, ये कहते हुए भी दिल को बड़ी तकलीफ होती है, कुछ अर्सा कबल हमसे जुदा हो गए।
मेरा और उनका बड़ा साथ रहा। हम अद्वियात के मेडिसिनल हर्ब्स की तलाश में इकट्ठे मुल्क के अंदर में मुल्क के बाहर भी जाया करते थे। तो बेलाडोना की तलाश में हम लोग गए शोगरा। शोगरा उस जमाने में सिर्फ एक ही होटल हुआ करता था। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, उससे हमने पूछा, उसे हमने शक्ल दिखाई बेलाडोना की कि हम इसकी तलाश में आए हुए हैं। वो उसने बुजुर्ग ने देखते फौरन कह दिया कि ये वो बूटी है कि अगर इसको भैंस या जानवर खा ले तो वो रस्से तोड़ाता है और टकरे मारता है दरख्तों के साथ, और वो यानी हज़यानी के फेस से हो जाती, भाग दौड़ करता है। हमने कहा कि ठीक है, हमें दिखाओ। अगले दिन सुबह हमें शोगरा से आगे सिरिप आए, वहां पे वो टुवर्ड्स ईस्ट लेके गया तो वाकई बेलाडोना का पौधा वहां मौजूद था। सो बेलाडोना की भी एक खासियत है कि बेलाडोना का मरीज जो है उसके सर्कुलेशन ब्लड टुवर्ड्स हेड होता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, ज़हनी कैफियत होती है, सर गर्म हो जाता है, पाँव ठंडे होते हैं। सो उस बुजुर्ग ने जो सिम्टम बताए वो हूबहू मटीरिया मेडिका में बेलाडोना के पाए जाते थे, और उसके इस बताने से हम अपने हदफ तक यानी बेलाडोना के पौधे तक पहुंच सके। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला इस पे हम हमारे मजीद इस टॉपिक पे 2-3 लेक्चर्स होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आज 30 मिनट्स का लेक्चर जो काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे आपकी आराम का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ होम्योपैथी का, और हूँ भी। होम्योपैथी एक वसी समंदर है, इसमें जितनी बार हम गोता लगाएंगे हम नया से नया हीरा वहाँ से तलाश करके लाएंगे। सो मैं और आप, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करनी है। इस सिलसिले का आगाज़ भी इसी लिए किया गया है, और इसका उन्वान भी होम्योपैथिक क्योर इज़ ए नेचुरल क्योर के नाम से रखा गया है, और ये इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे आपसे इस सिलसिले में आपकी आरा, आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।